जय हिंद दोस्तों। हम 15 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं और आज हम मैदान सीरीज में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद है उनका भी रिवीजन करेंगे और इसकी पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़ सकते हैं। हाल ही में खारची पूजा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? त्रिपुरा में इसका आयोजन हुआ है। खारची पूजा महोत्सव आयोजन इसका त्रिपुरा में हुआ है और आषाढ़ माह अर्थात वर्तमान माह में इसका आयोजन होता है और इसे 14 देवताओं का उत्सव भी कहा जाता है खारची पूजा को। अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो खर का अर्थ होता है पाप और ची का अर्थ होता है सफाई, अर्थात पापों की सफाई करना इसका उद्देश्य होता है या इसका अर्थ होता है। केर पूजा यह त्रिपुरा में मनाई जाती है। कारक बरोक ये कहाँ की भाषा है? तो यह त्रिपुरा की भाषा है। शून्य रेखा यह त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य स्थित है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है भारत और बांग्लादेश के मध्य। और त्रिपुरा वह राज्य भारत का जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चापचार कूट यह मिजोरम में आयोजित होता है, इसे बम्बू डांस भी कहा जाता है। मी दम नाफी उत्सव यह असम में मनाया जाता है। वांगला फेस्टिवल मेघालय में और सागा दावा फेस्टिवल यह सिक्किम में आयोजित होता है बौद्धों द्वारा। अगर हम मार्शल आर्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश का मार्शल आर्ट कौन सा है? मलखम्ब कहाँ का है? तो ये मध्य प्रदेश का है। मलखम्ब मध्य प्रदेश का है। मणिपुर का कौन सा है? तो थांगटा, जो थांगटा है वो कहाँ का है? मणिपुर का है। गतका, गतका कहाँ का है? पंजाब का है। मार्शल आर्ट गतका कहाँ का है? पंजाब का है। और कलारी पट्टू कहाँ का है? तो यह केरल का है। केरल का क्या है? कलारी पट्टू क्या है? यह केरल का मार्शल आर्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो गोवा में इसका आयोजन हुआ है। WAVES विश्व ऑडियो विजुअल एंड मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 इसका आयोजन गोवा में होने का है नवंबर 2024 में और फर्स्ट बार इसका आयोजन होगा गोवा में। सूचना एवं प्रसारण मंत्री है जो अश्विनी वैष्णव, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा और इसने इसकी घोषणा की है। गोवा राज्य की बात करें तो इसे राज्य का दर्जा कब मिला है? तो 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया। इसे पुर्तगालियों से 1961 में आज़ाद करवाया था ऑपरेशन विजय के तहत। राजधानी बनाने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? नीनो डी कुन्हा ने गोवा को राजधानी बनाया था अपनी। और इस पर अधिकार किसने किया था? तो अल्बुबक के द्वारा अधिकार किया था, जो बीजापुर के आदिल शाही शासक था उससे 1510 में अधिकार किया था अल्बुबक के द्वारा। सीएम कौन है वर्तमान में? यहाँ प्रमोद सावंत जी है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है भारत का। सिग्मो उत्सव भी गोवा में आयोजित होता है और गोवा के तट को कोंकण तट कहा जाता है। जो पुर्तगाली है वही भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाए थे और उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थापित की थी। जो तंबाकू की खेती है यह भी पुर्तगालियों द्वारा प्रारंभ की थी भारत में। जो तंबाकू की खेती है यह भी पुर्तगालियों द्वारा, आलू की खेती और मक्का की खेती, इनकी खेती भी पुर्तगालियों ने भारत में प्रारंभ की थी। प्रथम पुर्तगाली कौन था जो भारत आया था? तो वह था वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा। और पुर्तगाली ऐसे प्रथम यूरोपीय शक्ति थी जो भारत आई थी। वास्को डी गामा कब आया था? 1458 में आया था ये केरल के कालीकट तट पर। और यहाँ का शासक कौन था? जमोरिन। उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था और ये मसालों के व्यापार करने के लिए आया था। एशियो 2024 इसकी अध्यक्षता अस्ताना ने की, अर्थात कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में इसका आयोजन हो रहा है। और 10वां सदस्य इसका नवीनतम यहाँ कौन सा शामिल किया है? तो एशियो का 10वां सदस्य बेलारूस शामिल हुआ है और 9वां सदस्य ईरान शामिल हुआ था 2023 में जब भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी। ब्रिक्स का आयोजन कहाँ हो रहा है? 2023 में रूस में हो रहा है और अभी 5 देश इसमें शामिल हुए। ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हुए? तो इसमें UAE, सऊदी अरब, ईरान, इथोपिया और मिस्र, ये 5 देश शामिल हुए। G7 की अध्यक्षता इस बार किसने की है? तो इटली ने इसकी अध्यक्षता की। इटली के पुगलिया में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो SDG इंडेक्स में शीर्ष स्थान उत्तराखंड को मिला है। SDG इंडिया इंडेक्स 2024 इसे नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, इंपॉर्टेंट है। और चौथे क्रम की यह इंडेक्स था इस बार। और ओवरऑल इंडिया का स्कोर कितना रहा है? 71 इसमें। 2022-23 में कितना स्कोर रहा था? तो 66 रहा था और 67 रहा है इस बार। टॉप राज्य कौन रहा है? तो उत्तराखंड टॉप स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर केरल और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है। अगर बॉटम में देखें तो सबसे निचले स्थान पर बिहार रहा है और दूसरे स्थान पर झारखंड है। यूटी अगर हम देखें यूनियन टेरेटरी में, केंद्र शासित प्रदेशों में, तो टॉप पर चंडीगढ़ है और बॉटम पे अगर देखें हम नीचे, सबसे नीचे स्थान तो लद्दाख का है केंद्र शासित प्रदेश में।
SDG अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसका अर्थ होता है पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करना, अर्थात संसाधनों का इस तरीके से उपयोग करना कि वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करके भविष्य को भी ध्यान में रखा जा सके और भविष्य के लिए भी संसाधनों को सुरक्षित रखा जा सके। ऐसा विकास करना SDG का मतलब होता है। SDG 2015 से 2030 तक के लिए 17 गोल का निर्धारण किया था 15 वर्ष के लिए। SDG फर्स्ट क्या है, तो नो पॉवर्टी, गरीबी को हटाना इसका उद्देश्य है। और जो SDG दूसरा है, सेकंड है, उसका क्या उद्देश्य है, तो जो पहला है गरीबी को समाप्त करना, दूसरा है भूखमरी को समाप्त करना। अगर देखें जो वर्ल्ड SDG रिपोर्ट आई थी उसमें भारत का स्थान कौन सा रहा था, तो 109वां स्थान रहा था भारत का उसमें। नीति आयोग की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। इसके हेड होते हैं प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष वर्तमान में इसके सुमन बेरी जी है और CEO कौन है, BVR सुब्रमण्यम जी इसके CEO है नीति आयोग के। अभी नीति आयोग के द्वारा ही गर्भवती महिलाओं को पोषण देने के लिए एक अभियान चलाया है, संपूर्णता अभियान चलाया गया है नीति आयोग के द्वारा। फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन थे नीति आयोग के, तो अरविंद पनगड़िया जी है। और जो 16वां वित्त आयोग अभी बना है, 16वां वित्त आयोग, यह किसकी अध्यक्षता में बना है, तो अरविंद पनगड़िया ही इसके अध्यक्ष है 16वें वित्त आयोग के। अगर कुछ सूचकांक देखें उसमें भारत की रैंक 108वीं रैंक भारत की जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में, 134वां स्थान HDI इंडेक्स में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक में UNDP द्वारा जारी किया जाता है। 176वां स्थान इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इंडेक्स में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इंडेक्स में 176वां स्थान है। 39वां स्थान पर्यटन और यात्रा सूचकांक में, 116वां स्थान शांति सूचकांक में, 111वां स्थान भूखमरी सूचकांक में और 159वां स्थान प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के APCNF कार्यक्रम को पुर्तगाली गुलबेकियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो आंध्र प्रदेश को सम्मानित किया है पुर्तगाली गुलबेकियन पुरस्कार से। APCNF कार्यक्रम यह आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रतिबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम है। इसका फुल फॉर्म है APCNF का, आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम। 2016 में इसे प्रारंभ किया गया था और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। और इसे ही जो कार्यक्रम है इसे गुलबेकियन अवार्ड प्राप्त हुआ है 2024 का, जो कि पुर्तगाल का अवार्ड है। और अभी हाल ही में NTR भरोसा स्कीम भी किसने लॉन्च की थी, तो यह आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई थी। और यहाँ के CM वर्तमान में चंद्रबाबू नायडू है, जो कि TDP पार्टी से, तेलुगु देशम पार्टी से। और यहाँ के डिप्टी CM में पवन कल्याण जी, जो कि एक एक्टर है, अभिनेता है। राजधानी अभी हाल ही में इसने अपनी राजधानी अमरावती घोषित की है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। और नवीनतम हाईकोर्ट जो 25वां हाईकोर्ट है अमरावती, यह आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य यह आंध्र प्रदेश का है, जिसे मटका नृत्य या थाल नृत्य भी कहा जाता है। और इसकी प्रमुख नृत्यांगना है यामिनी कृष्णमूर्ति जी, जो कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है। और उनकी ऑटोबायोग्राफी है अ पैशन ऑफ डांस, इनके ऑटोबायोग्राफी है यामिनी कृष्णमूर्ति की। पुर्तगाल की राजधानी क्या है, तो लिस्बन इसकी राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा है, तो यह पालिताना शहर है, दुनिया का पहला जिसने मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाया। पालिताना शहर यह गुजरात के भावनगर जिले के अंतर्गत आता है। और यह वर्ल्ड की फर्स्ट सिटी ऐसी बन गई है जिसने मांसाहार भोजन पर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि यहाँ पर जैन मंदिरों का शहर है, अर्थात इसे जैन मंदिरों का शहर भी कहा जाता है पालिताना को। इसलिए यहाँ पर मांस को प्रतिबंधित कर दिया है, ताकि जैनों की जो भावना है उसे आहत ना पहुँचे। और 24/7 भारत का फर्स्ट सोलर गांव कौन सा है, जहाँ पर सोलर पैनल के द्वारा ऊर्जा उत्पादित की जाती है और उसका उपयोग किया जाता है, तो मोढेरा गांव है यह गुजरात का। सबसे स्वच्छ शहर कौन से है, तो सूरत और इंदौर दोनों पहले स्थान पर है स्वच्छता में। और अगर राज्य में देखेंगे तो महाराष्ट्र राज्य स्वच्छता में पहले स्थान पर है। 18वीं लोकसभा की सबसे बड़ी जीत किसकी रही थी, यह शंकर लालवानी जी की रही थी, जो कि इंदौर लोकसभा सीट से थे। और नोटा को सर्वाधिक वोट कहाँ प्राप्त हुए इस बार, तो इंदौर से ही प्राप्त हुए। 2,18,000 से अधिक वोट यहाँ पर प्राप्त हुए नोटा को। सोलर सिटी कौन सी है भारत की फर्स्ट, तो यह सांची है सोलर सिटी। और सोलर गांव कौन सा है, मोढेरा है। 42वां यूनेस्को स्थल कौन सा था, यूनेस्को का 42वां स्थल नवीनतम होयलेश्वर के मंदिर है, जो कि कर्नाटक में। और अमूर्त विरासत कौन सी है भारत की, 15वें क्रम की नवीनतम गरबा, जो कि गुजरात की है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए एग्रीश्योर लॉन्च करने की घोषणा किसने की है, तो नाबार्ड के द्वारा की गई है। एग्रीश्योर को लॉन्च करने की घोषणा नाबार्ड की सहायता से एक और एग्रीश्योर कंपनी है उसने लॉन्च की है।
एग्रीश्योर नाबार्ड की सहायक कंपनी है एक एग्रीश्योर, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है नाबार्ड की सहायता से। और कृषि में नवाचार के लिए इसे एक स्टार्टअप जो होते हैं, कृषि में नवाचार के लिए जो स्टार्टअप होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की एग्रीश्योर की। और नाबार्ड की जो सहायक कंपनी एग्रीश्योर उसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। और इसके लिए 750 करोड़ रुपए आरंभिक पूंजी लगा दी भी गई है, अर्थात 850 करोड़ रुपए लगाने का इसमें आवंटन भी कर दिया गया है। और 10 वर्ष के लिए यह एग्रीश्योर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। कृषि स्टार्टअप है उनको आर्थिक सहायता देना इसका उद्देश्य रहेगा। नाबार्ड का फुल फॉर्म देखें हम तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना शिवरमन समिति की अनुशंसा पर होती है, इंपॉर्टेंट है। और इसके हेड वर्तमान में केवी साजी जी है। एसबीआई की बात करें तो 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। सिडबी सेंट्रल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक 1990 में इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में होती है और निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है एचडीएफसी बैंक। और अभी हाल ही में लक्षद्वीप में पहला निजी बैंक ऐसा है जिसने अपनी ब्रांच खोली है एचडीएफसी बैंक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही आई स्पेस हाइपरबोला फर्स्ट रॉकेट का संबंध किससे है? तो चीन से इसका संबंध है आई स्पेस हाइपरबोला रॉकेट से। आई स्पेस हाइपरबोला फर्स्ट रॉकेट चीन की एक निजी कंपनी है उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, लेकिन यह विफल रहा है। लॉन्चिंग के बाद ही इसमें विस्फोट हो गया। और इसके द्वारा यू जाओ फर्स्ट उपग्रह भेजा जा रहा था और इस उपग्रह का कार्य था भूकंप का अनुमान लगाना और मौसम का पूर्वानुमान की जानकारी प्रदान करना इसका कार्य था। मौसम उपग्रह भारत ने भी अपना हाल ही में कौन सा लॉन्च किया है? तो इनसेट 3DS को लॉन्च किया था और इसे GSLV F14 के द्वारा लॉन्च किया गया था इनसेट 3DS को। PSLV C57 यह आदित्य L1 के द्वारा भेजा गया है। PSLV C58 इससे एक्सपोसेट को लॉन्च किया गया था और POEM थर्ड भी इसी से लॉन्च हुआ था। LVM थर्ड M4 इससे चंद्रयान थर्ड लॉन्च किया गया था। और किस तारीख को लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई की तारीख को लॉन्च किया था और ये 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया था। और जिस दिन पहुंचा इस दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है। इसका लैंडर का नाम क्या था? तो विक्रम इसका लैंडर था, रोवर इसका प्रज्ञान था। और 23 अगस्त को पहुंचा था और जिस बिंदु पर पहुंचा उसका नाम क्या दिया गया है? शिव शक्ति पॉइंट उसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विंबलडन पुरुष एकल 2024 का विजेता कौन रहा है? कार्लोस अलगराज रहे हैं। विंबलडन 2024 जो कि टेनिस का खेल है, यह साल का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, अर्थात ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है विंबलडन। मेल में इसे कार्लोस अलगराज के द्वारा जीता गया है जो कि स्पेन के खिलाड़ी है और इस वर्ष ये सेकेंड बार इसके विजेता रहे, अर्थात इन्होंने पिछले साल भी विंबलडन को जीता था और इस साल भी लगातार दूसरे साल इन्होंने विंबलडन जीता है। और इन्होंने किसे हराया है? तो नोवाक जोकोविच को हराया है जो कि सर्बिया के खिलाड़ी है। और सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड भी किसके पास है? नोवाक जोकोविच के पास है। फ्रेंच ओपन 2024 भी इन्होंने जीता है कार्लोस अलगराज के द्वारा। ग्रैंड विंबलडन भी जीत लिया है और जो फ्रेंच ओपन है इसे भी जीता है कार्लोस अलगराज ने इस वर्ष का। फीमेल में बारबोरा क्रेजिकोवा के द्वारा जीता गया है विंबलडन और चेक गणराज्य की है यह। और इटली की जेस्मिन को हराया है इन्होंने विंबलडन में। फ्रेंच ओपन किसने जीता है महिला में? तो यह ईगा स्विटेक के द्वारा जीता गया है जो कि पोलैंड के खिलाड़ी है फ्रेंच ओपन जीतने वाली। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही अपर सियांग जल विद्युत परियोजना का संबंध किससे है? तो अरुणाचल प्रदेश से इसका संबंध है। यहाँ पर इस परियोजना का विरोध हो रहा है। अपर सियांग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश की है। अभी हाल ही में इसका उद्घाटन ऊर्जा मंत्री और जो महुआ मिनिस्टर भी आवास एवं शहरी मंत्रालय उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। और किस नदी पर बनाई जा रही है? सियांग नदी पर, जिसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं और इसी नदी को असम में हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। भारत में कहाँ से प्रवेश करती है जो ये सियांग नदी है या जो ब्रह्मपुत्र नदी है? तो यह नामचा बरवा पर्वत के पास में जो यांग्याब दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ से भारत में प्रवेश करती है। दुलहत्ती, बगलिहार और सलाल ये किस नदी पर स्थित परियोजना है? चेनाब नदी पर स्थित है। और जो हमारी नदी है प्रमुख सिंधु नदी तंत्र, तो सिंधु की सबसे लंबी नदी कौन है? तो वह चेनाब ही सबसे लंबी सहायक नदी है सिंधु की। सिंधु नदी तंत्र में सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदियाँ आती है। और भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी जल समझौता कब होता है? 1960 में होता है। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में इसका
गठन होता है या वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में यह समझौता होता है। किशनगंगा, उरी और तुलबुल परियोजना यह झेलम नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी यह चेमा यांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं और नामचा बरवा के पास यांग्याप दर्रे से यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है और नेशनल वाटरवे 2 जो है सदिया से धुबरी तक वह ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में ही स्थित है। बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है तो जमुना के नाम से इसे बांग्लादेश में जाना जाता है और आगे जाकर इसमें गंगा नदी मिल जाती है। फिर गंगा और जमुना की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है और इसके बाद इसे पद्मा के नाम से यह कहाँ पर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग किसने लॉन्च की है? पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है सेफ्टी रिंग। इसे लॉन्च किया है पंजाब नेशनल बैंक ने और सुरक्षित इंटरनेट बैंकिंग सेवा के लिए इसको प्रारंभ किया गया है और डेली ट्रांजैक्शन लिमिट इसके अंतर्गत निर्धारित की जाएगी। इस सुरक्षा सेफ्टी के अंतर्गत अगर आपके खाते में मान लीजिए 4 करोड़ है तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं निकालोगे। तो कोई भी फ्रॉड आपके साथ अगर होता है तो आपका पेमेंट सुरक्षित रहेगा, इसलिए डेली ट्रांजैक्शन लिमिट इसमें सुरक्षा दी जाएगी। जो सेफ्टी रिंग लॉन्च किए इन्होंने उसके अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। मैदान सीरीज का 65वां एपिसोड रहेगा जिसमें आज मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है पॉलिटी के उनको हम देखेंगे। इंडिया जो कि भारत है यह राज्यों का संघ होगा, ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 1 में लिखा है। इंडिया अर्थात भारत जो कि राज्यों का संघ होगा, यह अनुच्छेद 1 कहता है। नए राज्यों का निर्माण, उनकी सीमा और उनके नाम और उनके क्षेत्र में परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 3 के तहत। और यह करने का अधिकार किसे? तो संसद को इसका अधिकार है अनुच्छेद 3 के तहत संशोधन करने का। विधि के समक्ष समता, इसका उल्लेख अनुच्छेद 14 में है। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, इसका उल्लेख अनुच्छेद 14 में। EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इन्हें शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 15(6) में इसका उल्लेख है 10% आरक्षण का इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। और इसके लिए एक संशोधन हुआ था जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसको आरक्षण देने के लिए। अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 के तहत इसका उल्लेख है। अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का समाप्त करना। उपाधियों के अंत का उल्लेख अनुच्छेद 18 के तहत है, लेकिन इसका अपवाद है शिक्षा और सेना में जो उपाधियां दी जाती है वह। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मिली है। विचार और जो हमारी अभिव्यक्ति है उसको, जैसे हमारी प्रेस की अभिव्यक्ति है या हमारे बोलने की अभिव्यक्ति है, चुप रहने की अभिव्यक्ति, तो यह स्वतंत्रता हमें 19(1)(a) के तहत मिली है। अपराध के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 20 देता है। अपराध के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण अर्थात पुलिस वाले आप पर दबाव बनाकर आपको अपराध कबूलने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। और दोहरे दंड से सुरक्षा भी अनुच्छेद 20 देता है, अर्थात आपको किसी अपराध के लिए 1 बार सजा दी जाएगी, उससे अधिक बार नहीं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 21 में है हमारी, और इसी अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार, समलैंगिकता अपराध नहीं है, सोने का अधिकार, बोलने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, ये सब अधिकार हमें किसके तहत मिले? अनुच्छेद 21 के तहत मिले। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी विस्तृत व्याख्या की है। शिक्षा एजुकेशन को फंडामेंटल राइट कब बनाया गया? मूल अधिकार, तो अनुच्छेद 21(a) में इसका उल्लेख है और 86वें संविधान संशोधन 2002 में अनुच्छेद 21(a) के तहत शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया है। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे उनके लिए शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाया गया है। मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 23 करता है। मानव दुर्व्यापार अर्थात मानव के अंगों की तस्करी और बलात्श्रम अर्थात जो जबरदस्ती कार्य करवाया जाता है बिना किसी वेतन के, उसका निषेध करता है अनुच्छेद 23। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 करता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट करता है और 5 रीट जारी करता है जो मूल अधिकार है उनकी रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का वर्णन कहाँ पर देखने को मिलता है? DPSP नीति निर्देशक तत्वों में देखने को मिलता है, आर्टिकल 38 में। निःशुल्क कानूनी सहायता, इसका प्रावधान हमें आर्टिकल 39(a) के अंतर्गत दिखता है और 39(a) को संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का अधिकार देता है। ग्राम पंचायतों के गठन का अधिकार कहाँ पर प्राप्त है या ग्राम पंचायतों के गठन का आदेश कहाँ पर दिया गया है? अनुच्छेद 40 में। समान नागरिक संहिता का वर्णन कहाँ पर है? अनुच्छेद 44 में। और अभी हाल ही में समान नागरिक संहिता का लागू करने के लिए
पहला विधेयक पारित करने वाला राज्य कौन सा है, तो पहला विधेयक पारित करने वाला राज्य उत्तराखंड है। और पहले से कहाँ, गोवा में लागू है, किंतु यह पुर्तगालियों के समय से। लेकिन अभी विधेयक किसने पारित किया है, उत्तराखंड के द्वारा। पर्यावरण संरक्षण, हमें किस अनुच्छेद में तहत पर्यावरण संरक्षण के लिए आदेश दिया गया है संविधान में, तो अनुच्छेद 48A के तहत पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख है। और इसे भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। जो 42वां संविधान संशोधन है, इसके तहत ही जो अनुच्छेद 39A है, अभी हमने देखा, उसे जोड़ा गया था। और जो भाग 14A है, जिसमें प्राधिकरण का उल्लेख है, अनुच्छेद 323A और अनुच्छेद 323B में, इसको भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। और जो भाग 4A है हमारा, जिसमें आर्टिकल 51A में हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं उनका उल्लेख किया गया है, वह भी हमने 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा था, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है उसकी अनुशंसा पर। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण होगा, इसके पृथक्करण का आदेश कहाँ पर दिया है, अनुच्छेद 50 में दिया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लेख अनुच्छेद 51 में देखने को मिलता है, जिससे हमारी विदेश नीति का भी पता चलता है। तो विदेश नीति का उल्लेख भी अनुच्छेद 51 में। 11 मौलिक कर्तव्यों, यह अनुच्छेद 51A के अंतर्गत वर्णित है। भाग 4A में 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसे अपनाया था। जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है, इसकी अनुशंसा पर 10 जो मौलिक कर्तव्य है उन्हें अपनाया गया था। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है हमारा, वह हमने 86वें संविधान संशोधन द्वारा अपनाया था 2002 में। राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, यह कौन सा आर्टिकल कहता है, तो अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, इसका वर्णन आर्टिकल 54 में देखने को मिलता है। जो इलेक्टेड MLA होते हैं और जो इलेक्टेड MP होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या होगी, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति होगी राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, और आर्टिकल 55 कहता है ऐसा। राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन आर्टिकल 60 में देखने को मिलता है हमें। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसके मुख्य न्यायाधीश है, वह शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन आर्टिकल 61 में देखने को मिलता है, अनुच्छेद 61 में। और अगर देखें कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है, तो एकमात्र आधार है संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। और जो महाभियोग प्रारंभ करने से संबंधित जो बिल होगा या जो भी पत्र आएगा, वह किसी भी जो हमारी लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है, अर्थात किसी भी सदन में लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे, यह कौन सा आर्टिकल 64 कहता है कि जो उपराष्ट्रपति है वही राज्यसभा का सभापति होगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर इसका निपटारा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। आर्टिकल 71 के तहत उसका मूल क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट का है। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 के तहत है। मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, यह आर्टिकल 75(3) में लिखा है। जो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी, और मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहेंगे व्यक्तिगत रूप से, यह 75(2) में लिखा है, अनुच्छेद 75(2) में। महान्यायवादी के पद का उल्लेख अनुच्छेद 76 में। महान्यायवादी यह भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, सर्वोच्च विधि सलाहकार होता है। संसद, इसका उल्लेख 79 आर्टिकल में, आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख है। राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति लोकसभा के सत्र को आहूत करेगा और सत्र अवसान करेगा, इसका वर्णन कहाँ पर है, अनुच्छेद 85 में दिया गया, अनुच्छेद 85 में। लोकसभा स्पीकर का उल्लेख अनुच्छेद 93 में दिया गया है, 93 में। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा स्पीकर करता है, और संयुक्त अधिवेशन का वर्णन अनुच्छेद 108 में वर्णित है। वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट का उल्लेख कहाँ पर है, तो अनुच्छेद 112 में वर्णन है वार्षिक वित्तीय विवरण का अर्थात बजट का। राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखी न्यायालय होगा, यह आर्टिकल 129 कहता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय होगा वह एक अभिलेखी न्यायालय होगा। राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति 123 में, जब संसद के दोनों सत्र या दोनों में से एक कोई भी सत्र जब सदन सत्र में नहीं होगा, तब राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा किसी भी कानून को लागू कर सकता है। और राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश लागू हुआ है कानून के रूप में, वह कब तक रहेगा, तो वह अधिकतम 6 माह 6 सप्ताह तक जीवित रह सकता है, अर्थात संसद की बिना अनुमति से लागू हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के परामर्शदात्री शक्ति कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 143 के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी
परामर्शदात्री शक्ति है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है विधि के मामले पर या कोई संवैधानिक मामला है उस पर, या राष्ट्रपति से मानने के लिए बाध्य नहीं है और सुप्रीम कोर्ट इसे देने के लिए जो सुझाव है उसे देने के लिए भी बाध्य नहीं है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन अनुच्छेद 148 के तहत है। राज्यपाल की शपथ का वर्णन आर्टिकल 159 में, जो राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति आर्टिकल 100 है। यह जो मार्शल लॉ है, जो अर्थात जो सैन्य कानून है और मृत्युदंड, इन दोनों को माफ नहीं कर सकता है राज्यपाल। महाधिवक्ता का वर्णन अनुच्छेद 165 के अंतर्गत है और ये राज्य का प्रमुख विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 213 के अंतर्गत है। राज्यों में हाईकोर्ट की स्थापना होगी, यह कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 214 कहता है कि राज्यों में हाईकोर्ट की स्थापना होगी। हाईकोर्ट को रीट जारी करने की शक्ति आर्टिकल 226 के तहत है और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में रीट जारी करने की शक्ति। 5 तरह की रीट जारी की जा सकती है। कौन कौन सी जारी की जा सकती है? तो परमादेश, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार प्रच्छा, 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आर्टिकल 243I और 243Y, यहाँ पर राज्य वित्त आयोग का वर्णन मिलता है। राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन हमें 243K और 243ZA, 243K और 243ZA में वर्णन थे, अर्थात जो नगरीय निकाय है उनके लिए और जो पंचायती राज है उनके निर्वाचन से संबंधित वर्णन है। ZA में नगरीय निकाय के लिए और पंचायतों के लिए 243K में। जिला योजना समिति, इसका वर्णन आर्टिकल 243ZD में वर्णन मिलता है जिला योजना समिति का, अर्थात जो ग्राम है और नगर है इनकी एक रूपरेखा, विकास की एक रूपरेखा बनाकर जिला योजना समिति के बाद जो है प्रमाण पत्र या जो भी प्रक्रिया है बनाने की या जो भी अनुशंसा है वह भेजी जाती है। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख है। जीएसटी काउंसिल का वर्णन 279A में, 279A में और इसके लिए 101वां संविधान संशोधन हुआ था। वित्त आयोग का उल्लेख आर्टिकल 280 में, 5 वर्ष के लिए इसका गठन होता है, राष्ट्रपति इसका गठन करता है। और जो 16वां वित्त आयोग होगा अगला, उसके अध्यक्ष कौन बने? अरविंद पनगड़िया जी बने। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अनुसार वैधानिक अधिकार बनाता? यह फंडामेंटल राइट्स है। तो जो पहले आर्टिकल 31A था इसमें इसका उल्लेख था, तो यहाँ से 44वें संविधान संशोधन से इसे हटाकर आर्टिकल 300A में विधिक अधिकार बना दिया गया। अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन आर्टिकल 312 में है। आर्टिकल 312 में और 3 अखिल भारतीय सेवाएं IAS, IPS और IFS। यूपीएससी का उल्लेख संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख आर्टिकल 315 में। केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख आर्टिकल 324 में केंद्रीय निर्वाचन आयोग का। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन आर्टिकल 338 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन आर्टिकल 338A में और 89वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे अनुसूचित जाति आयोग से अलग किया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका वर्णन अनुच्छेद 338B में और इसे संवैधानिक आयोग किस संविधान संशोधन से बनाया था? तो 102वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें ये है संवैधानिक आयोग बनाया गया है पिछड़ा वर्ग आयोग को। संघ की राजभाषा का उल्लेख आर्टिकल 343 में मिलता है। हिंदी भाषा के विकास के बारे में कहाँ निर्देश दिए गए? तो आर्टिकल 351 में दिए गए। राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन आर्टिकल 352 के अंतर्गत है। राष्ट्रपति शासन लागू करने का जो नियम है या जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 356 के अंतर्गत है और वित्तीय आपातकाल का वर्णन आर्टिकल 360 में। भारत के संविधान का नाम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा, यह कौन से आर्टिकल में लिखा है? तो आर्टिकल 393 में लिखा है, आर्टिकल 393 में। अब हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करते हैं और अगर आपको ये रिवीजन की सीरीज अच्छी लगती है और आपके लिए बेनिफिशियल है और अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और आपका कोई कमेंट हो तो कमेंट भी जरूर कर दिएगा। हाल ही में एलियन हंटिंग टेलीस्कोप हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी की प्रक्षेपित करने की घोषणा किसने की है? तो इसे नासा के द्वारा प्रक्षेपित करने की घोषणा की गई है। 2040 तक एलियन है उनकी खोज के लिए। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय पिंच ब्लैक में भागीदारी ली है? ऑस्ट्रेलिया में। टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट और 6000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी कौन बन गए? ये बेन स्टोक्स बन गए। देश के पहले वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन को कहाँ प्रारंभ किया जाएगा? तो महाराष्ट्र के कोयना लातूर में इसे प्रारंभ किया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है? 25 जून को। नाबार्ड ने एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया है? केरल में प्रारंभ किया गया है। 800 साल पुरानी चीमू सभ्यता के अवशेष कहाँ खोजे गए हैं? पेरू में खोजे गए। 16वें वित्त आयोग ने किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है? पूनम गुप्ता की अध्यक्षता में।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना यह राजस्थान के द्वारा चलाई गई है। वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक किसने लॉन्च किया है? आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। धन्यवाद। जय हिंद।